पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से कटाव के रास्ते में ये आगे बढ़ रहे थे और कितनी घबराहट थी सबके मन में, कितने डरे हुए थे कि ज़रा सी चूक होते ही सब कुछ खलास हो सकता है। तो इसके आगे हमारी सांस लेने की आवाज़ के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। आसपास मतलब बहुत शांति थी, सिर्फ ये जो सांस ले रहे थे अंदर भी इतनी शांति थी कि इनके सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। इस तरह से चेतावनी पर चेतावनी लिखी हुई थी, जो कि इस बात का सूचक था कि रास्ता बहुत खतरनाक है और बहुत संभल करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी। जब ये आधा रास्ता पार कर गए तो धुंध कोहरा छटा और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला जो सन्नाटा था, जो शांति थी, वह हटी। और अब नार्गे ने उत्साहित होकर के कहा, घटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया। उसने इस बात को काटा और कहा, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। अर्थात स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है कटाव। तो बच्चों, इतने पैसे खराब करके बर्बाद करके स्विट्जरलैंड घूमने जाने के स्थान पर आप सब कटाव जाओ। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। कटाव के ये करीब आ रहे थे और अब इन्हें बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। और जो पर्वत पास में थे वो आधे हरे और काले दिख रहे थे। हरे किस लिए? वहाँ के वृक्षों के कारण। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। वो पाउडर क्या था? बर्फ। बर्फ पाउडर जैसा दिख रहा था। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। मतलब वो जो बर्फ थी वो कभी कहीं पिघल गई थी, पिघलने के कारण वो काला दिख रहा था पहाड़, और जहाँ बर्फ थी वहाँ पर वह सफ़ेद दिख रहा था। तभी नार्गिन ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। आप समझ सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा था ये पहाड़, और उसके ऊपर ऐसे गिरे हुए ताज़े ताज़े बर्फ। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, रामरो छे। रामरो छे ये नेपाली में बोलते हैं रामरो छे, जिसका अर्थ है अच्छा है। वो उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। अर्थात जब हम अपनी भाषा वाले मतलब जब हम किसी और के मुख से अपनी भाषा सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ उसी खुशी को व्यक्त किया गया है। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। आप कल्पना कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसा महसूस हो रहा होगा वहाँ पर जो लोग थे उन्हें। तिमरो माया सेंधे मलाई सताउंच, अर्थात तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ये भी जो है नेपाली भाषा में लिखा गया है। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी, और उसके मन मतलब उसके मुख से ये गाना जो है वो फूट पड़ा था। वो इस तरह का गाना गाने लगा था। प्रेम की झील में तैरते हुए वह यह झूम झूम करके गाने लगा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो पहाड़ों पर जब जाते हैं, बर्फ देखते हैं तो वहाँ कूदते हैं, बर्फ से खेलते हैं। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, बहुत ज़्यादा बर्फ थी यहाँ, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़, ऐसे लग रहा था दोनों एक हो रहे हों। आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ हैं उस तो उनके बीच में अंतर समझ ही नहीं आ रहा था। कई सैलानी, कई पर्यटक जो थे वो बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। अर्थात बर्फ के ऊपर लेट लेट करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे।
मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। पाँव झनझन इसलिए हो रहे थे क्योंकि बहुत अधिक ठंड थी, और मन वृंदावन हो रहा था, नाचने गाने का मन हो रहा था, और मतलब वृंदावन हो रहा था, मतलब इसको आप वृंदावन श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ स्थान है, तो ऐसे लग रहा था जैसे भीतर देवता जाग गए हो, मतलब वो सब स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। और वो भी बर्फ पर लेट करके उस बर्फीली जन्नत को देखना चाहती थी, लेकिन उनके पास बर्फ में पहनने के लिए जो विशेष जूते होते हैं, लंबे लंबे बूट्स होते हैं, तो वो उनके पास नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव, युमथांग और झांगू लेक की तरह यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए यहाँ पर इन्हें ये सारी चीज़ें जो है, कटाव जो है वो युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए यहाँ पर इन्हें झांगू की तरह दुनिया भर की क्या, यहाँ तो एक भी दुकान नहीं थी जहाँ से ये कुछ खरीद सकती थी। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं, मतलब बार बार देख सकूं। महानगर के डार्क रूम में, मतलब महानगर में जहाँ वो रहती हैं, वहाँ के अंधेरे कमरे की बात कर रही हैं, जहाँ पर ठीक से सूरज की रोशनी तक नहीं आती है। ठीक है। और आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब हमारा ध्यान जो है किसी फंक्शन में फ़ोटो खिंचवाने में ही सब लगे रहते हैं, इसलिए उस लम्हे को जी नहीं पाते हैं। अब लेखिका जो है वो कह रही है कि मैं फ़ोटो नहीं खिंचवा रही थी, मैं उस पूरे परिदृश्य को अपने भीतर खींच रही थी, मतलब उसको पूरा इंजॉय कर रही थी, उसका आनंद उठा रही थी, उसे महसूस कर रही थी। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेखिका जो है फिर से स्पिरिचुअल हो रही है, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़ रही हैं, और वैसा ही महसूस कर रही हैं। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। आपने सुना होगा कि शिव जी भी जो समाधि लेते थे वो कैलाश पर्वत पर, मतलब ऐसे खूबसूरत जगह पर ही लेखिका को लगता है कि ऋषि मुनि भी जो हैं वो वेदों की रचना करते होंगे, क्योंकि इतने खूबसूरत जगह पे ही कुछ बहुत कुछ अच्छा करने की इच्छा अपने आप जाग रही थी लेखिका के मन में भी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, जीवन की क्या सच्चाई है उसकी खोज की होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका महामंत्र यही पाया होगा कि सबके सुख में ही हमारा सुख है। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी, ऐसा लेखिका को लग रहा था कि यहाँ अगर किसी बड़े क्रिमिनल को, अपराधी को भी ले आए, तो वह भी क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार महात्मा बुद्ध बन जाएगा, है ना। जैसे महात्मा बुद्ध करुणा के अवतार थे, उनके अंदर दया भरी हुई थी, वैसे ही वह भी दयावान बन जाएगा। और तभी दिमाग में कौंधा, उनके दिमाग में ये बात आई कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। ईव आप जानते हैं, तो उसकी खूबसूरती का जो वर्णन किया गया है, तो उसके विषय में यह कहा गया है कि वो इतनी खूबसूरत थी, आदिम और ईव, जिसको आप एडम एंड ईव कहते हैं, कि वो इतनी सुंदर थी कि उसे देख करके शैतान भी जो है वो ठगा रह जाए, यानी सब कुछ भूल जाए, और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति, दूसरों का बुरा करने का वृत्ति, मतलब स्वभाव, उसे भी भूल जाए। तभी मैंने मनी से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता। मिल्टन अंग्रेजी कवि थे, पर मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है, तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। अब यहाँ पर क्या बता रही है मणि, कि प्रकृति ने किस तरह से सारा इंतज़ाम कर रखा है कि सर्दियों में जो बर्फ़ है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, मतलब बर्फ़ जो है सर्दियों में पिघलती नहीं है,
और गर्मियों में वो पिघलती है। तो गर्मियों में पिघल करके पानी का रूप लेकर के वो लोगों तक पहुंचती है और उनके सूखे कंठों को तरावट मतलब उन्हें गीला करती है, उन्हें नमी पहुंचाती है। और ये जल संचय, जल को संरक्षित करने की ये जो व्यवस्था है वो प्रकृति की कितनी अद्भुत व्यवस्था है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, अभिभूत हो पूरी तरह से नतमस्तक हो गई वो वहाँ पर इस दृश्य को देख करके, अभिभूत होकर के अपना सिर नवाया, सिर झुकाया और कहने लगी, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। ये नदी जो है, नदियों का और हिम शिखरों का ऋण कैसे है? इनसे हमें जल मिलता है, इनसे ही हमारी प्यास बुझती है, इनसे ही सिंचाई होती है और हमें खाने को अन्न मिलता है। संसार कितना सुंदर, और संसार की खूबसूरती में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, यह किसने सोचा? संसार कितना सुंदर है, यह सोच लेखिका की है। और ऋण की बात, जल संचय की बात ये जो है उनकी सखी मणि कर रही थी। पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत, एक पतली सी परत, एक पतला सा लेयर उन पर छा गया। ये झीनी सी परत क्या क्यों छाई उन पर? जब उन्होंने उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़िन महिलाओं को याद किया, उनका जब उन्हें ख्याल आया तो वो थोड़ी उदास हो गई कि उन ये महिलाएं जो इतना परिश्रम करती हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी कष्टकर होती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो खूबसूरती बाकी लोग देख पा रहे हैं, इस खूबसूरती तक पहुंचने का रास्ता जो है वो कौन बना रहा था? ये पहाड़ी महिलाएं बना रही थी। तो वह उनके बारे में सोच करके उनके प्रति कृतज्ञ का भाव उनके मन में उमड़ता है और वो उनके कष्टों के बारे में सोचती है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ यह हमारा सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा, अब आगे बढ़ करके उन्होंने क्या देखा? इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ हैं। फौजी छावनियाँ मतलब, इक्की दुक्की मतलब एक दो, फौजी छावनियाँ मतलब आर्मी कैंट। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर एरिया में फौजी छावनियाँ होती हैं। थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है, चीन चाइना की सीमा, बॉर्डर। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, वहाँ पर उस समय जो तापमान था वो -15 डिग्री सेल्सियस था। आप समझ सकते हैं जब तापमान 0 डिग्री होता है, उससे कम होने लगता है तभी बर्फ़ जम जाती है, 0 डिग्री से ही जमने लगती है। और यहाँ -15 डिग्री, -15 डिग्री सेल्सियस तापमान था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक ठंड होगी और वहाँ लोगों को क्या तकलीफ़ होती होगी। तो उन्होंने उनसे कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। हंस तो रहा है लेकिन उसकी हंसी जो है वो खिलखिलाहट वाली नहीं, उदास हंसी है। और उसने कहा, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। इसके बाद फेरू भेटुला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने अपनी जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, मतलब हम अपना आज आपके कल के लिए देते हैं। अब आगे अगली कक्षा में।